हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मूवी की शुरुआत में हम ग्रेस फील्ड नाम के एक ऑर्फनेज को देखते हैं जहां इज़ाबेला नाम की एक लेडी है जो सभी बच्चों को संभालती है और बच्चे भी इसे माँ कहकर बुलाते हैं। ये सभी बच्चे यहाँ पर काफ़ी खुश रहते हैं और एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। सारे बच्चों की पहचान के लिए इनके गले पर नंबर्स का एक टैटू बनाया गया था। यहाँ पर इधर इज़ाबेल इन बच्चों को पढ़ाती भी है ताकि वो बाहर की दुनिया में जाकर अच्छे तरीके से रह सकें। यहाँ पर हम एमा, नॉर्मन और रे नाम के 3 बच्चों को देखते हैं। ये तीनों दोस्त इस जगह के सबसे होशियार स्टूडेंट थे। ये ऑर्फनेज एक खूबसूरत हरी भरी जगह के बीच में था जहाँ ये सभी बच्चे अक्सर खेला करते और साथ ही यहाँ का कोई भी बच्चा ऑर्फनेज के पोल को पार नहीं कर सकता था क्योंकि ये इस जगह का सबसे स्ट्रिक्ट रूल था। और जब भी कोई फैमिली इन बच्चों में से किसी को अडॉप्ट करती तो इस बच्चे को हमेशा के लिए ऑर्फनेज छोड़ना पड़ता। और इसी तरह आज कोनी नाम की एक बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली आने वाली थी, इसलिए सभी बच्चों ने उसे अलविदा कहा, जिसके बाद इज़ाबेला उसको ऑर्फनेज से बाहर लेगी। कोनी के जाने के बाद एमा और नॉर्मन बात करते हैं कि क्या कोनी उन्हें लेटर भेजेगी। में यहाँ से जाने वाले बच्चे अक्सर अपने दोस्तों से वादा करते हैं कि वो बाहर जाकर इन्हें लेटर ज़रूर भेजेंगे, लेकिन अब यहाँ तक किसी भी बच्चे ने वापस लेटर नहीं भेजा था। अब इसी तरह नॉर्मन और एमा की नज़र कोनी के फेवरेट टेडी पर पड़ी, जिसके बिना वो कोनी कहीं नहीं जाती थी। इसलिए इन दोनों ने टेडी को वापस देने का फैसला किया। तभी रे ने कहा कि ये मेन गेट की लाइट अभी भी चालू है, जिसका मतलब है कोनी अभी यहीं है, तो जल्दी से जाकर उसका टेडी उसको वापस दे आओ। इसी बीच नॉर्मन और एमा गेट की तरफ भागते हैं। तभी यहाँ पर वो एक ट्रक देखते हैं। जब वो ट्रक के अंदर झांकते हैं तो वो बुरी तरह डर जाते हैं क्योंकि इस ट्रक में कोनी की डेड बॉडी रखी हुई थी जिसके सीने पर फूल लगा हुआ था। तभी इन्होंने यहाँ पर किसी के आने की आवाज़ सुनी और ये दोनों ट्रक के नीचे छप जाते हैं। तब यहाँ 2 बड़े डीमंस आते हैं जिन्होंने कोनी की बॉडी को एक कैप्सूल में डाल दिया। यहाँ पर एमा और नॉर्मन पूरी तरह से डर जाते हैं। उन्होंने इनकी बातें भी सुनी जो ये बातें कर रहे थे कि इस जगह पर रहने वाले इंसानों का मीट काफ़ी बढ़िया होता है और यहाँ पर इंसानों को हमारे लिए ही तो पाला जाता है। इससे ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर हम इंसानों की फार्मिंग की जा रही है ताकि ये डीमंस हम बच्चों को खा सकें और एक दिन ये हम सभी को खा जाएंगे। तो अब यहाँ पर इज़ाबेला भी आती है और इन डीमंस से प्रॉमिस करती है कि वो अगली बारी तुम्हारे लिए बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चा लाऊंगी। दरअसल जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनका मीट काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का माना जाता था। और इसी बीच इन डीमंस को एमा और नॉर्मन की खुशबू आ जाती है, इसलिए वो चारों तरफ चेक करने लगते हैं और ट्रक के नीचे देखने पर उन्हें कोनी का टेडी मिलता है जिसे उठाकर इज़ाबेला को देते हैं। और इज़ाबेला को ये देखकर शक हो जाता है कि यहाँ पर ज़रूर कोई बच्चा आया था। इसी वजह से एमा और नॉर्मन वापस ऑर्फनेज की तरफ भागते हैं और भागते हुए और एमा नीचे गिर जाती है और वो रोने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो माँ कहते हैं वही बुरी इंसान है और जिस जगह वो रह रहे हैं ये कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक फार्म है जहाँ पर हमें पाल रहे हैं। तब नॉर्मन उसे शांत करते हुए कहता है कि हम यहाँ से भाग चलेंगे, जिस पर एमा ने कहा हम अकेले नहीं भागेंगे बल्कि हम अपने साथियों को लेकर भी भागेंगे। अगले दिन नॉर्मन और एमा फेंस के पास जाते हैं जहाँ पर नॉर्मन एमा से कहता है कि हमें यहाँ से भागने के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग करनी होगी और जब हमारी प्लानिंग पूरी हो जाएगी तो हम इस बारे में बाकी सब बच्चों को बताएंगे। इसलिए वो दोनों इस एरिया को चेक करने के लिए फेंस के पार आ जाते हैं और दूसरी तरफ जाकर इन्हें पता लगता है कि वहाँ पर एक बहुत ऊंची दीवार भी है जिसे पार करना नामुमकिन है। इसलिए ये सोचते हैं कि हमें यहाँ पर एक रस्सी लेकर आना होगा। वहीं दूसरी तरफ मैदान में सभी बच्चे खेलना बंद कर देते हैं क्योंकि इनमें से उनकी एक साथी गायब हो गई थी। तभी इज़ाबेला भी यहाँ पर आती है और वो अपनी घड़ी निकाल कर देखती है, जिसके बाद वो जंगल की तरफ बढ़ गई। जिसके कुछ ही देर बाद वो खोई हुई बच्ची को वापस ले आती है, जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि इज़ाबेला ने सभी बच्चों पर ट्रैकर लगाया है, जिससे इन्हें इनकी लोकेशन का पता लग जाता है। अब अगले दिन नॉर्मन और एमा जंगल में जाते हैं और कुछ रस्सियों को पेड़ में छिपा देते हैं, लेकिन इसी दौरान इनका दोस्त रे यहाँ आ गया। इसलिए नॉर्मन और एमा उसे सब कुछ बता देते हैं, जिससे रे को भी इनकी बातों पर यकीन हो गया। इसलिए इसने भी इनका साथ देने का तय किया। जिसके बाद ये सभी लाइब्रेरी में आ गए जहाँ पर इन्होंने देखा कि सभी किताबों पर एक उल्लू की मोहर लगी हुई है जिसके चारों तरफ एक कोड भी है। इस कोड को डिकोड करने पर इन्हें पता लगा कि मिनवा नाम का एक आदमी इस जगह की सारी सच्चाई जानता है और किताबों के जरिए सभी बच्चों को बताना चाहता है कि यहाँ से भागना चाहिए। खैर अब शाम को इज़ाबेला सभी बच्चों को अपनी नई असिस्टेंट क्रोन से मिलवाती है। अब क्रोन के यहाँ पर आने से एमा और नॉर्मन के भागने का प्लान भी बहुत टफ हो गया था क्योंकि अब बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ पर 2 औरतें थीं और इनसे बचना काफ़ी मुश्किल था। यहाँ पर इज़ाबेला क्रोन को नॉर्मन, एमा और रे की प्रोफाइल दिखाते हुए बताती है कि मुझे लगता है ये तीनों बच्चे ऑर्फनेज की सच्चाई जान चुके हैं, तो तुम्हें इन पर नज़र रखनी होगी। खैर सुबह से ये तीनों बच्चे बाकी तमाम बच्चों को एक स्पेशल गेम सिखाते हैं ताकि इन्हें यहाँ से अगर भागना पड़े तो इसमें आसानी हो। लेकिन तब क्रोन भी आ जाती है और इनकी गेम में शामिल हो जाती है। सभी बच्चों ने गेम शुरू कर दिया और क्रोन इन्हें पकड़ने लगी। वो यहाँ पर सभी बच्चों को पकड़ लेती है लेकिन नॉर्मन को नहीं पकड़ पाती। खैर अब इसके बाद ये तीनों बच्चे एक जगह पर मिलते हैं जहाँ पर नॉर्मन कहता है कि हम बच्चों में से कोई क्रोन का जासूस है जो हर हरकत के बारे में क्रोन को बता रहा है। ये जो भी है वो हमारी उम्र का ही बच्चा है, इसलिए वो जासूस का पता लगाने के लिए अपनी ही उम्र के बच्चे डॉन और गिल्डा से सच्चाई पूछते हैं। लेकिन नॉर्मन को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए डॉन नाराज़ होकर रे को पीटने लगा।
तब एमा रोते हुए कहती है कि हम जो भी तुम्हें बता रहे हैं वो सब सच है, तुम्हें यकीन करना होगा। ये सब सुनकर गिल्डा एमा पर यकीन कर लेती है क्योंकि उसको पता है कि एमा इज़ाबेला से कितना प्यार करती है और उसके बारे में कभी झूठ नहीं बोलेगी। इसके बाद नॉर्मन, डॉन और गिल्डा को उन्होंने जो रस्सियाँ छुपाई थी इनके बारे में बताया था। उस रात हमने एक अनजान बच्चे को देखा जो इज़ाबेल का स्पाई था, जो इसके दरवाजे के नीचे से एक नोट खिसकाता है जिसमें रस्सियों के बारे में लिखा था और साथ ये भी कि नॉर्मन बुरा इंसान है। खैर, अब अगली सुबह नॉर्मन, एमा और रे देखते हैं कि इनकी छुपाई हुई रस्सियों को इज़ाबेल ले गई है क्योंकि अभी तीनों के अलावा इन रस्सियों के बारे में डॉन और गिल्डा जानते थे, इसलिए इनका शक इन पर जाने लगा। लेकिन तभी नॉर्मन ने बताया कि वो दोनों स्पाई नहीं हैं क्योंकि मैंने उन्हें रस्सियों के बारे में नहीं बताया था, और साथ ही कहता है कि मैंने रे को चेक करने के लिए कहा था क्योंकि रे के अलावा असली रस्सियों के बारे में कोई नहीं जानता था। तो इसका मतलब है कि रे ही वो स्पाई है। तो तब रे भी कबूल कर लेता है कि हाँ, मैं ही इज़ाबेल का स्पाई हूँ और मैं उसके लिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे मरना नहीं है बाकी बच्चों की तरह, इसलिए मैं उसके लिए जासूसी करता हूँ और उसके बदले में इज़ाबेल ने मुझे एडॉप्ट होने का टाइम बढ़ा दिया। और साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ से अकेला नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी मैंने निकलने की उम्मीद नहीं छोड़ी, इसलिए मैंने कोनी के टैडी को छुपाया था ताकि जब तुम कोनी का टैडी देने जाओ तो तुम्हें भी सच्चाई का पता लग जाए। इसकी बातें सुनने के बाद नॉर्मन और एमा से कहते हैं कि हमें अभी भी तुम पर यकीन है, इसलिए इसे अपनी टीम में रहकर डबल स्पाई बना देते हैं, यानी कि अब वो इज़ाबेल के साथ मिलकर इनके लिए काम करेगा। और इसके बाद नॉर्मन अपने रूम में आकर एक सीक्रेट होल में रस्सियाँ छुपा देता है और साथ ही वो अपने बनाए गए गैस कैन और बाकी गैजेट को भी होल में रख देता है। दरअसल ये ट्रिगर्स इसने अपने ऊपर लगे ट्रैकर को डिफ्यूज़ करने के लिए बनाया था ताकि इज़ाबेल को इसकी लोकेशन का पता ना लग सके। खैर, इसके बाद रे रात में इज़ाबेल के पास जाता है और उससे झूठ बोलता है कि बच्चे तुम्हारे खाने में जहर मिलाने की कोशिश करेंगे। इसकी जानकारी के बाद इज़ाबेल इसे थैंक यू बोलती है, लेकिन इसने ये भी कहा कि तुम्हें कुछ महीनों बाद तुम्हें भी अडॉप्ट कर लिया जाएगा, और ये सुनकर रे परेशान हो गया। खैर, अगले दिन पांचों बच्चे रस्सियों का टेस्ट करने के लिए उन दीवार पर चढ़ जाते हैं जहाँ पर क्राउन ने इन्हें पकड़ लिया, लेकिन इस बारे में वो इज़ाबेल को बताने की बजाय बच्चों की ही मदद करती है। वो कहती है कि मेरी बॉडी में चिप लगी हुई है, अगर कोई बच्चा यहाँ से बाहर जाता है तो मेरी बॉडी में करंट देकर मेरी जान ले ली जाएगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूँगी। यहाँ पर बच्चों को पता लगा कि क्राउन भी इस ऑर्फनेज में पड़ी हुई है, वो भी इज़ाबेल को हटाकर खुद इसकी जगह लेना चाहती थी, इसलिए वो इन बच्चों की मदद करेगी। खैर, अब रात होने पर सभी बच्चे क्रोन के रूम में आ गए, जहाँ पर क्रोन उन्हें एक कहानी सुनाती है कि हज़ारों साल पहले इंसानों और डीमंस के बीच एक जंग शुरू हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। जिसके बाद इन दोनों में एक मुआहदा हुआ। इन दोनों ने प्रॉमिस किया कि हम एक दूसरे की दुनिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और साथ ही डीमंस ने वादा किया कि वो इंसानों को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन बदले में उन्हें खाने के लिए इंसानों के बच्चे चाहिए। यही वजह है कि ऑर्फनेज में कुछ बच्चों को उन्हें डीमंस के लिए रखा जाता था, इसलिए इन बच्चों को अच्छे से यहाँ पालते थे क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चों का दिमाग खाने से वो डीमन इंटेलिजेंट बनते हैं और इसीलिए वो इंसानों पर हमला नहीं करते। खैर, अब इन बच्चों को उन्हें क्राउन के ट्रैकर के बारे में पूछा तो इसने बताया कि सभी बच्चों के कानों के पीछे एक ट्रैकर लगाया गया है ताकि इज़ाबेल उनको ट्रैक कर सके, लेकिन अब रे ने ट्रैकर को ब्लॉक करने का तरीका निकाल लिया था। अब ट्रैकर की उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए क्रोन भी इनके तरीके का पता लगाना चाहती थी। फिर वो सब बच्चों के रूम में जाती है और उस ट्रैकर ब्लॉकर को खोजने लगती है, लेकिन किल्डा ने उसे विंडो से देख लिया था। इस बारे में उसने अपने साथियों को भी बता दिया, इसलिए बच्चे इस डिवाइस को एक बिग डैडी में रख देते हैं जिसको क्रोन पहले ही चेक कर चुकी थी। इसके बाद क्रोन को रे का सीक्रेट होल मिल जाता है जिसे खाली देखकर उसे और शक हो जाता है। फिर वो दोबारा से रूम की तलाशी लेने लग जाती है और तभी यहाँ पर इज़ाबेल आ जाती है। वो इसे बताती है कि तुम्हें दूसरे ऑर्फनेज में माँ की पोस्ट दी गई है तो तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर क्रोन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो यहाँ से जाने से पहले उन पांचों बच्चों के लिए एक स्पेशल पेन छोड़कर चली जाती है। जब क्रोन मेन गेट पर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात ऑर्फनेज की सुपरवाइजर से होती है जिसे सब लोग दादी माँ कहते थे। यहाँ पर क्रोन दादी को ऑर्फनेज के अंदर होने वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर दादी कहती है कि इज़ाबेल अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है और वो बच्चों को कभी भी यहाँ से भागने नहीं देगी। तो अब यहाँ पर एक डीमन आ जाता है और दादी ने उस डीमन के जरिए क्रोन को मरवा दिया। वहीं एमा और नॉर्मन दीवार पर चढ़ने की तैयारी करने लगते हैं। तो रे अब इज़ाबेल को अपनी बातों में लगा के रखता है, लेकिन इज़ाबेल को तो इस पे पहले ही शक था, इसलिए वो इसकी बातें ना सुनकर उसे रूम में बंद कर देती है और डॉन उसे आके रूम से निकाल देता है। और इस दौरान इज़ाबेल उस दीवार की तरफ चल पड़ी जहाँ पर इसने नॉर्मन और एमा को रंगे हाथों पकड़ लिया और इन पर काफ़ी गुस्सा करती है कि मैंने तुम्हें हर चीज़ दी है जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी, लेकिन तुमने फिर भी यहाँ का रूल तोड़ दिया। तभी एमा तभी
तभी इज़ाबेल एमा को पकड़ लेती है ताकि नॉर्मन यहाँ से ना भाग सके, लेकिन वो इज़ाबेल को आसानी से कंट्रोल करके उसका पैर तोड़ देती है। अब ये देखकर नॉर्मन भी रुक जाता है क्योंकि वो इसके बिना नहीं जाना चाहता। वो नॉर्मन से कहती है कि आज अगला अडॉप्शन तुम्हारा होगा, तो आज की रात तुम्हारी ऑर्फनेज में आखिरी रात है। इसके बाद चारों बच्चे नॉर्मन की मदद करने के लिए फिर से इकट्ठा हुए। वो उनसे कहता है कि अगर मुझे दूसरों को बचाना है तो मैं खुशी से खुद को सेक्रीफाइस करूँगा। इसके बाद नॉर्मन अपना सामान पैक करने लगा, तभी इसे वो पेन मिला जो क्रोन इसकी हेल्प के लिए छोड़ गई। खैर अब अगले दिन नॉर्मन जानकारी इकट्ठा करने के लिए उस दीवार पर चढ़ जाता है, तो दीवार की दूसरी तरफ उसे पता चलता है कि एक बहुत गहरी खाई है जिसको आसानी से पार नहीं किया जा सकता। और वो अपने रूम में आकर अपने दोस्तों के लिए कागज़ पर ड्राइंग बनाता है और उन्हें खाई के बारे में एक पुल खोजने का भी कहता है। खैर अब आज रात नॉर्मन को भी यहाँ से जाना था और वो सभी बच्चों से अलविदा लेता है। और एमा यहाँ से उससे चिपट कर रोने लगती है क्योंकि वो जानती है कि वो डीमंस उसको खा जाएंगे। खैर इज़ाबेल नॉर्मन को मेन गेट तक ले आई और यहाँ पर नॉर्मन की मुलाकात एक पीटर नामी आदमी से होती है। पीटर इसे समझाता है कि डीमंस को खाना खिलाने वाले ऑपरेशन को मैं ही चलाता हूँ, जिसके के बाद नॉर्मन को सारी बातें बताने लगता है, लेकिन नॉर्मन से कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तब एक डीमन आकर नॉर्मन को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एमा काफ़ी उदास हो जाती है और चोट लगने की वजह से वो कुछ भी कर नहीं सकती। इज़ाबेल उसके पास आकर कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम इस ऑर्फनेज की अगली माँ बनो। ये सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अब रे अकेला रह चुका था क्योंकि इसके बाहर निकलने की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थीं। तभी इज़ाबेल आकर उसको बताती है कि अगला अडॉप्शन का नंबर तुम्हारा होगा। अब रे को और ज़्यादा परेशानी होने लगी है। लेकिन रे के पास तो एक दूसरा प्लान था। इसने वो अपने प्लान के मुताबिक खुद को आग लगा लेता है और इसमें आग लगते ही एमा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। आग के लिपटों को देखकर इज़ाबेल भी वहाँ पहुँच जाती है। एमा उससे कहती है कि रे ने तुम्हारी वॉच के साथ खुद को आग लगा ली। ये सुनकर इज़ाबेल जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करती है। दरअसल उसकी वॉच तो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि उसके ज़रिए वो बच्चों की लोकेशन को ट्रैक करती थी। इज़ाबेल जैसे ही पीछे मुड़ती है तो एमा वहाँ से जा चुकी थी। ये उन सब बच्चों का प्लान था। खैर अब एमा सभी बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। यह फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नॉर्मन के जाने के बाद एमा को एक लेटर मिला जिसमें नॉर्मन ने यहाँ पर भागने के कुछ तरीके लिखे थे और स्पेशल पेन को भी साथ रख दिया था। वो बाकी सब बच्चों के साथ मिलकर ये प्लान करती हैं। दूसरी तरफ इज़ाबेल को एमा पर शक ना हो, वो इसके सामने उदास होने का नाटक करती रही। इस प्लान के बारे में इसने रे को भी नहीं बताया था क्योंकि इज़ाबेल रे पर नज़र रखती थी। यहाँ पर हमने देखा कि रे ने खुद को आग लगा दी है। एमा उस ट्रैकर को चाकू से निकालकर उस आग में फेंक देती है, जिसके बाद इसने इज़ाबेल को बुलाकर रे की मौत का कहकर उसे धोखा दिया और इसने चाकू से सभी बच्चों की चिप को हटा दिया। लेकिन वो सबसे छोटे बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, इसलिए वो उनसे वादा करके गई कि वो इन्हें लेने ज़रूर आएगी। इसके बाद कहानी को प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी बच्चे एक एक करके दीवार पर चढ़ गए हैं और जिसके बाद वो अपनी रस्सियों को खाई की दूसरी ओर फंसा देते हैं और सभी बच्चे लटक कर दूसरी तरफ पहुँच गए सवाए एमा के। इज़ाबेल वहाँ पर आ जाती है जो कि इसे कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह मासूम थी और मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए मैंने भी इस जगह से भागने की कोशिश की। लेकिन जब मैं उस दीवार पर आकर खड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ से कभी नहीं भाग पाऊंगी। लेकिन इसके बाद मेरा बच्चा हो गया और मैं ऑर्फनेज में बच्चों की देखभाल करने का मैंने फ़ैसला कर लिया। हालांकि जब बच्चों को डीमंस को दिया जाता तो मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन मैं ये सब इंसानों को बचाने के लिए ही तो कर रही थी। फिर वो एमा को धमकी देती है कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं रस्सी काट कर तुम्हें नीचे गिरा दूंगी, जिस पर एमा उससे कहती है, माँ मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप ऐसा नहीं करोगी। इसके बाद एमा रस्सी से लटक कर दूसरी तरफ जाने लगती है, लेकिन इज़ाबेल रस्सी काटने के लिए अपना चाकू निकालती है, लेकिन वो रस्सी को काट नहीं पाती और इतनी देर में एमा दूसरी दीवार पर पहुंच जाती है। वो दीवार पर खड़े होकर प्राउड के साथ बच्चों को वहां से भागते हुए देखती है। तब उसे याद आता है कि रे मैदान में बैठकर जिस सॉन्ग को गा रहा था वो प्रेगनेंसी के दौरान उसी सॉन्ग को गाती थी। तब उसे एहसास हुआ कि रे ही उसका असली बेटा है जो कि बचपन में खो गया था। वहीं सब बच्चे अब जंगल में पहुंच गए थे और यहाँ पर एमा उन सब बच्चों को उस पेन के बारे में बताती है जिसे खोलने पर एक उल्लू बाहर निकलता है जो कि सभी बच्चों को शहर की तरफ ले जाने लगा। वहीं इज़ाबेल पीटर और दादी से मिले जाती है और सभी बच्चों के भागने के पीछे खुद को जिम्मेदार ठहरा देती है। इसीलिए पीटर सज़ा के तौर पर इज़ाबेल को डेमन के हवाले कर देता है और इसी सीन के साथ इस फिल्म की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।